जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पार्ट 1 तथा पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। आज इसका तीसरा वीडियो पढ़ाएंगे, है ना, जो 2024 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन टाइप्स करके, है ना, सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 2 में मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने पढ़ा था इसमें कि कुल तत्व कितने होते हैं, तो 118 होते हैं। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं, तो 98 होते हैं। धातु की संख्या कितना है, तो 93 है। और धातु की संख्या कितना है, तो 18 है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो होता है कौन होता है, तो वो ऑक्सीजन होता है ना। सर्वाधिक उपलब्ध अधातु धातु जो होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी तत्व कौन होता है, तो ऑस्मियम होता है। और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। यानी कि इस तरीके से मतलब हम टोटली जो है यह आपके 2024 में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव टास्क बना करके दिए हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन और बताए थे कि कौन किस से, है ना, भारी है, कौन किस पर मतलब क्या है, मतलब कमजोर है। ये चीज़ को मैंने बताया है। और यही बताया है कि मैग्नीशियम ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना, क्यों नहीं करता है। या तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं ऐसा होता है। इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, तो पढ़ा दिए हैं। आइए हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जो यह केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो, तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका, है ना, लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से जा करके ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री में अगर ऐसा आपको देखने को मिले, है ना, केमिस्ट्री में अगर इस तरीके से रहे और ऐसा घेर दिया जाए, है ना, अगर ऊपर रहे नीचे रहे तो उसको हॉल्टवाज बोलेंगे। जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे, है ना, मैथ में कोई भी चीज़ इसमें रहता है, मान लो कि 4 है, इसको क्या यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हॉल स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हॉल स्क्वायर। मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि इसको क्या बोलेंगे, तो हॉल स्क्वायर कहते हैं। मगर केमिस्ट्री में याद रखिएगा, केमिस्ट्री में कहाँ होते हैं, तो नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं, तो नीचे। जब नीचे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, हॉल टू आइस। क्या बोलेंगे, हॉल टू आइस। यह बेसिक कंसेप्ट है, आपको जिंदगी भर यह काम आएगा। ठीक है, यह बेसिक ऐसी चीज होती है जो हमेशा आपको काम आएंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ इस तरीके से रहेगा और नीचे रहेगा 2, तो समझ जाना इसको क्या पढ़ेंगे, तो हॉल टू आइस। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या यहाँ लिया गया है। एग्जाम्पल में CaOH का हॉल टू आइस बोलेंगे। ठीक है, CaOH का हॉल टू आइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, है ना, हॉल टू आइस ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो थ्री है, तो हॉल थ्राइस। देखो यहाँ पर तो हॉल तो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थ्राइस। क्या बोलेंगे, थ्राइस। तो इसको बोलेंगे हॉल थ्राइस। थ्री रहेगा तो हॉल थ्राइस। जैसे यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, तो थ्री है। जैसे यहाँ पर थ्री है, हम कहेंगे कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो है OH का क्या है, तो हॉल थोराइज है। एल्युमिनियम क्या है, तो OH का यहाँ पर क्या बताया गया, तो हॉल थोराइज होता है। ठीक है, यानी कि 2 हो गया तो हॉल टू आइस, और 3 हो गया तो क्या बोलेंगे, हॉल थराइस बोलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, फिर से याद कर लीजिएगा, है ना। 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हॉल टू आइस। क्या बोलेंगे, हॉल टू आइस बोलेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, अगर 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो हॉल थराइस। क्या बोलेंगे, हॉल थराइस बोलेंगे, है ना, हॉल थराइस बोलेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ध्यान से, आगे की हम बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि 4 रहेगा, आगे क्या बता रहा है कि 4 रहेगा, यहाँ पर अगर 4 रहेगा तो इसको बोलेंगे हॉल 4। क्या बोलेंगे, हॉल 4 बोलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, हॉल 4 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक विक्रिया के, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ तक जो बताया था वो सारा का सारा क्या था, तो बेसिक था। सारा का सारा क्या था, बेसिक कंसेप्ट हम आप लोग को बता रहे थे। आज से यहाँ पर से क्या होगा, आप लोग का, है ना, चैप्टर शुरू होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया करता क्यों है, ये होता क्यों है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। सबसे पहले इसको कंसेप्ट को हम समझते हैं, तब जाकर के आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम समझते हैं, है ना। एक पेज लेकर देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा।
जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इस तरीके से बनाया, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, पी रहते हैं और क्या रहते हैं, एन रहते हैं। थोड़ा सा हम डबल बना देते हैं तो आपको अब अच्छी तरीके से आपको है ना दिखे। यहाँ पर फिर से देखिए, ये इस तरीके से हो गया है ना, ये नाभिक हो गया। ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको बोलेंगे वो नाभिक बोलेंगे, ठीक है। ये इस नाभिक में कौन कौन से रहते हैं, तो प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं, तो न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहते हैं, तो प्लस रहते हैं, और न्यूट्रॉन पर क्या रहते हैं, कोई भी चार्ज उदासीन होता है। क्या होता है, तो उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में। नाभिक के चारों तरफ जो रहते हैं, है ना, वह चक्कर काटने वाला होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। क्या बोलेंगे, है ना, नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं चक्कर काटते हैं, उसको क्या है, तो कक्षा। अब बताइए, इसमें 3 को पाया गया था, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पाया गया था, न्यूट्रॉन पाया गया था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो होता है वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, तो नाभिक में, और यहाँ पर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर इसके काटते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। आगे देखिए, समझिए इसको, यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं पहला कक्षा, इसको बोलते दूसरा कक्षा, इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग तीसरा कक्षा बोलेंगे, ठीक है। यानी पहला कक्षा, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, है ना, और ये हो गया तीसरा कक्षा। यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पर देखते हैं। और दूसरा कक्षा में कितना रहेगा, तीसरा कक्षा में कितना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कि पहला कक्षा जो होगा, है ना, कौन सा कक्षा होगा, तो पहला कक्षा होगा। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ कि अगर पहला कक्षा की बात करें, है ना, पहला कक्षा की बात करें, तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो याद रखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। दूसरा कक्षा में कितने होंगे, तो याद रखिएगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा कक्षा में कितने होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। कहने का मतलब मेरा ये सेंस है कि पहला कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी जितने भी कक्षा होंगे सब में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। उसके बाद अगर 8 से ज़्यादा होता है तो अगला कक्षा में जाएगा, है ना। जैसे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर 8 से ज़्यादा, इसमें कितने रहेंगे, तो इसमें 2 रहेंगे, इसमें 8 ही रह सकते हैं, इसमें भी 8 ही रह सकता है। अगर मान लो इसमें 9 है तो ये कहाँ चला जाएगा, तो अगला कक्षा में चला जाता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सब कक्षा में कितने होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। यानी कि अष्टक नियम, यानी 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अष्टक नियम का फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा या किसी को देगा, ठीक है। किसी भी करके मतलब जो 8 पूरा लेता है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, अष्टक नियम कहते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हीलियम, है ना, इसका कितना होता है मैं संख्या, तो 3 होता है, ठीक है। अब 3 होता है तो इसका हम अभी कंसेप्ट पढ़े हैं कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो। अगला फिर कितने होते हैं, तो 1 गो होते हैं। कितने होते हैं, तो 1 गो होगा, ठीक है, क्योंकि पहला कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद जाएगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हीलियम है। अब देखिए कंसेप्ट को ध्यान से कि यह हीलियम जो है, यह इस अगला कक्षा में क्या करेगा, यहाँ पर ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंसेप्ट को देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसमें 2 है, इसमें क्या है, तो इसमें 2 है, इसमें कितना है, तो 1 है। एक ही क्या करेगा, एक या किसी को देगा या किसी से लेगा, ठीक है। यानी कि ये 8 पुराने के लिए 7 किसी को दे देगा, सॉरी 7 किसी से ले लेगा, या इसको एक क्या करेगा, किसी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आसान इसको क्या बन रहा है ना, देने में कि लेने में, तो याद रखिएगा 1 है, सबसे आसान इसको देने में लग रहा है। यानी कि यही जो दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन और 7 या किसी से लेता है, यही जो होता है पूरा करने के लिए जो रिएक्शन होता है, यही होता है रासायनिक, है ना, अभिक्रिया, है ना। यही क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। इसी को पूरा करने के लिए क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, यानी कि केमिकल इसको क्या बोलेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन, क्या बोलेंगे,
केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो जब जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, है ना, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ जो होगा अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या करेगा, वह एक से अधिक या अनेक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। और जैसे एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, हम कह सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से, है ना, होता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, पहला एग्जाम्पल क्या लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब रिएक्शन कराया गया है तो टूट गया दो भागों में, यानी कि CaO और प्लस किसमें टूटा है, तो CO2, है ना, और इसका एरो का चिन्ह दे देते हैं, ताकि इसका मतलब यह होता है कि यह ऊपर की ओर गैस जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर क्या किया, रिएक्शन किया गया, तो यहाँ पर दो भागों में टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड टूटा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। यानी कि इसके फलस्वरूप जो है एक नया पदार्थ, है ना, एक नया गुण वाला बना है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया गया है कि H2 है और क्या है, O2 है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया और क्या हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, याद रखिएगा, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो जल का निर्माण। आप यहाँ पर देखिए मैंने बैलेंस नहीं किया है, आगे चलकर मैं अगला वीडियो जरूर बताऊंगा कि, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, तो जल का निर्माण कर रहा है, H2O, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला क्या कहता है कि, है ना, इसमें अभिकारक कौन होता है और प्रतिफलक कौन होता है। पहले आप समझिए ध्यान से, है ना, कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट और एक बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के समझते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है, तीर का निशान देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H2O। इसका मतलब यह होता है कि देखिए ये तीर का निशान है ना, तीर के निशान यानी तीर जिसको लग रहा है, समझ जाइए वह नया चीज बनेगा, यानी कि वह होगा प्रतिफल। क्या होगा, तो वह प्रतिफल होगा, ठीक है। उससे पहले जो भी चीज होंगे, है ना, तीर जिसको नहीं लगता होगा वो सबसे पहले क्या होता है, तो वो सब क्या होगा, तो, है ना, याद रखिएगा, वह होता है अभिकारक। क्या होगा, तो अभिकारक होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होंगे, अभिकारक और क्या होंगे, प्रतिफल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, तीर के निशान जहां देखिएगा सामने जिसको लग रहा है वो प्रतिफल होगा और उससे पहले जो भी होगा क्या होगा, तो अभिकारक। या इसका डिफिनेशन बोले तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या लेता है, भाग लेता है, वह क्या कहलाएगा, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्रतिफल। और ये जो पदार्थ बनेगा, देखिए ध्यान से बच्चे, कि ये जो पदार्थ बनेगा ना, यह इससे बिल्कुल क्या होगा, तो अलग होगा, इससे बिल्कुल क्या होगा, गुण, इसका गुण अलग हो जाएगा, इसका गुण क्या होगा, फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर मैंने लिखा है कि अभिकारक, अभिकारक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, तो अभिकारक। क्या बोलेंगे, तो अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि प्रतिफल। प्रतिफल में क्या है, देखिए ध्यान से, कि रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, है ना, जो पदार्थ होते हैं उससे जो नया पदार्थ बनता है, उससे क्या बनता है, जो नया पदार्थ बनता है वही नया पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रतिफल कहलाता है। काफी आसान कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि, है ना, अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या, है ना, क्या कहते हैं, यानी कि उसको किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा। जैसे कि देखिए ध्यान से, कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं H2 प्लस, है ना, O2, है ना, क्या एरो चिन्ह H2O ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन लिखेंगे, है ना। इसको क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन लिख देंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे, तो इस शब्द में लिख रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जल बन रहा है, तो यही होता है शब्द। इसके
यानी कि अभिकारक और उत्पाद को हम शब्द द्वारा भी व्यक्त है ना करते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे मैंने उसी चीज को लिखे हैं, यानी कि शब्द समीकरण। पूछे आपसे कोई कि शब्द समीकरण क्या होता है, तो बहुत आसान है। यानी कि देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, यानी कि उसी को हम हाइड्रोजन है ना संकेत में लिखा जाता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। मगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसी को लिख दिया है शब्द में, हाइड्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया, तो ध्यान रखिएगा, तो जल बन गया। यानी कि शब्द में लिखा गया तो इसको शब्द समीकरण करेंगे, वाक्य में इसी को लिख देंगे तो वाक्य समीकरण कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो संकेत में होता है तो अभिक्रिया होता है ये, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि वाक्य समीकरण क्या होता है, यानी जिसको हम किस में लिख देंगे, तो सेंटेंस में। किस में लिख देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा, वाक्य समीकरण। जैसे मैंने क्या लिखा कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। बात सही है कि जब हाइड्रोजन किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होता है। इसी चीज को हम क्या लिए, वाक्य में लिख दिए। किस में लिख दिए, तो वाक्य में, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको वाक्य समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, वाक्य समीकरण। अगला देखिए, रासायनिक रासायनिक है ना समीकरण क्या है, इसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि संक्षिप्त में, है ना। इसको ना बहुत आसान होता है लिखना, है ना, और आसान भी होता है क्योंकि इसमें कम जगह लगते हैं, जल्दी याद भी होता है, जल्दी लिख भी लेते हैं। यानी कि H2 + O2 क्या बन गया, तो H2 है, यही इसी को क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं ध्यान से कि जब हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से कि, है ना, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में, है ना, अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, वाक्य हो गया। क्या हो गया, तो है ना, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो वाक्य अभिक्रिया। याद रखिएगा बच्चे कि जब लिखा जाए, किसी रिएक्शन को आपको दे दिया जाए और बोले इसको लिखने के लिए, तो आप भाषण में लिखिएगा तो उसको क्या समझिएगा, तो समझिएगा वो वाक्य है। क्या है, तो वो वाक्य वाला है समीकरण, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि हाइड्रोजन, है ना, क्या है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में जल बनता है। ये क्या हो गया, इसको किस में लिखे हैं, हम शब्द में। किस में लिखे हैं, तो शब्द में लिखे हैं। हम कह सकते हैं कि कौन सा समीकरण होगा, तो शब्द समीकरण होगा, है ना। H2 + O2, है ना, ये क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा, यह रासायनिक अभिक्रिया होगा। आगे देखते हैं ध्यान से कि इस समीकरण को, रासायनिक समीकरण को कितने, है ना, भाग में डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण को, है ना, जो रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को, है ना, कितने डिवाइड में बांटा गया है, तो दो। कितने में, तो दो। पहला का नाम हो गया संतुलित, जिसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। उसका दूसरा क्या होगा, असंतुलित, उसको बोलेंगे अनबैलेंस, है ना, समीकरण। देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो बैलेंस लेकर चलते हैं, कहाँ पर हमको ब्रेक मारना है, कहाँ पर क्या करना है, यानी कि दोनों साइड हमको बराबर होना चाहिए, है ना। या आप कोई चीज़ को मतलब क्या करते हैं, तराजू पे तौलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ना कि अगर मान लो कि तराजू है तो इधर भी क्या होता है, इधर भी मतलब समान होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, समान। बैलेंस को बनाते हैं तब हम कहते हैं कि यह जो है इसके बराबर हो गया, तो बैलेंस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बैलेंस करेंगे, हम परमाणु की संख्या को बैलेंस करेंगे, है ना। और बैलेंस है तो संतुलित, और बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, असंतुलित। मगर यहाँ पर, है ना, अनबैलेंस को हमको क्या करना पड़ता है, तो बैलेंस करना पड़ता है। देखिए कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, तो दो। पहला संतुलित और दूसरा क्या है, तो असंतुलित है। आइए देखते हैं संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि असंतुलित क्या होता है, यानी कि असंतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण है ना, जो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, है ना, दोनों प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वह क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, मैं एग्जाम्पल में एक बताता हूँ। जैसे बार बार मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था उस समय से, ठीक है। H2 + O2 ले रहा था और क्या बना रहे थे, तो H2O, है ना, ये ना बना रहे थे। अब देखिए इधर कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, तो 2 गो परमाणु हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, तो 2 गो। अब इस साइड देखते हैं, इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, तो 2 गो। ऑक्सीजन कितना है, तो कुछ नहीं, तो 1 गो। अब बताइए किसको मतलब अनबैलेंस हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, यानी कि ये सही है। उसको इधर देखिए, इधर क्या ऑक्सीजन 1 है, तो 2 है, इधर क्या है, ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन हमको कितना पूरना चाहिए, तो 2 पूरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन O
मतलब 2 है, यहाँ पर 2 है। आप कहेंगे सर हम यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो चलेगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो नहीं। याद रखिएगा हमेशा कभी भी इस साइड जो है हमेशा कभी मत लगाइएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कभी नहीं, हमेशा लगेगा तो आगे लगेगा, ठीक है, फर्स्ट में लगेगा। तो यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ भी क्या कर लीजिए 2 लगा लीजिए, यानी 2 4 हो गया 2, यानी अब क्या हो गया तो बैलेंस हो गया। तो आपने एक चीज़ क्या सीखा कि आपने एक चीज़ यह सीखा कि समीकरण में बैलेंस करने के लिए कभी भी आप इस साइड जो है ये साइड कभी भी मतलब क्या कीजिएगा 2 मत दे दीजिएगा, ठीक है। और इधर मान लीजिए कि 2 दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर H2 था, यहाँ पर O2 था, यहाँ पर क्या कर दिए पहले 2 दिए, यानी 2 दूना कितना हो गया 4 गो हो गया, 2 गो इधर हो गया, उधर भी देख लीजिए है ना, 2 दूना कितना हो गया तो 4 हो गया है ना, और उसके बाद ये कितना हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया यह बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं असंतुलित क्या होता है। असंतुलित क्या होता है ना, वह रासायनिक समीकरण है ना जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्व के परमाणु संख्या क्या होते हैं तो बराबर नहीं होते हैं, दोनों तरफ बराबर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं तो असंतुलित। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख रहे थे बार बार, क्या तो H2 प्लस क्या था तो O2 और क्या बन रहा था तो H2O, यानी इधर देखिए 2 हाइड्रोजन इधर 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बराबर है नहीं ना, है दोनों तरफ परमाणु की संख्या। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं इसी चीज़ को यहाँ पर कि यहाँ पर क्या 2MgO और O2 है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैं अगला जो है पार्ट है ना इसका 4 वीडियो लाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो चला गया था, ठीक है।